डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मिशन मौसम लॉन्च। कहा, आईएमडी ने 150 वर्षों में करोड़ों भारतीयों की सेवा की। आधुनिक तकनीक के जरिए मौसम और जलवायु को बेहतर तरीके से समझने में मिलेगी मदद। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मना रहा है 150वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग टनल का किया उद्घाटन। कहा, नौजवानों, किसानों, बागबानों, दुकानदारों, कारोबारियों सबको होगा इसका फायदा। टनल से कश्मीर और सोनमर्ग के बीच सर्दी और बर्फबारी में भी बना रहेगा संपर्क। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सोयाबीन की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर है जारी। अब तक रिकॉर्ड 13,68,660 मैट्रिक टन से ज्यादा सोयाबीन की हुई खरीद। 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को भी मिली मंजूरी। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व। अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार की हर की पौड़ी पहुंचकर लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। सुबह से ही श्रद्धालु स्नान, दान और मठ मंदिरों में कर रहे हैं दर्शन पूजन। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने हमारे देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ मिशन मौसम का शुभारंभ किया। इस मिशन का लक्ष्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित करके उच्च रेजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरों को कार्यान्वित करते हुए उच्च स्तरीय क्षमता को हासिल करना है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने मौसम संबंधी अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया। इसमें मौसम पूर्व अनुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन शमन की योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम से कम करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की कार्यकुशलता को अधिकतम करने की आवश्यकता होती है। पीएम ने कहा कि आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को मिनिमाइज करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है। भारत ने लगातार इसकी अहमियत को समझा है। आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। आपको याद होगा 1998 में कच्छ के कांडला में चक्रवाती तूफान ने कितनी तबाही मचाई थी। उस समय बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इसी तरह 1999 में उड़ीसा के सुपर साइक्लोन की वजह से हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। बीते वर्षों में देश में कितने ही बड़े बड़े साइक्लोन आए, आपदाएं आई, लेकिन ज्यादातर में हम जान हानि को जीरो या मिनिमल करने में सफल हुए हैं।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सोयाबीन की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी है और अब तक रिकॉर्ड 13,68,660 मीट्रिक टन से ज्यादा सोयाबीन खरीदी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये मांग आई थी कि सोयाबीन खरीदी की समय सीमा 31 जनवरी तक बढ़ाई जाए। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार के लिए हम सोयाबीन खरीदी की सीमा 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा रही हैं। साथ ही राजस्थान की सरकार ने भी सोयाबीन की खरीदी की समय सीमा 4 फरवरी तक बढ़ाने की मांग की थी। इसीलिए राजस्थान में भी 4 फरवरी 2025 तक सोयाबीन की खरीदी जारी रहेगी। तेलंगाना राज्य ने अतिरिक्त खरीदी की मांग की थी तो उसे भी बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ये मांग आई थी कि सोयाबीन की खरीदी की समय सीमा बढ़ाई जाए। 31 मार्च तक महाराष्ट्र सोयाबीन खरीदना चाहता है, तो महाराष्ट्र के लिए भी सोयाबीन की खरीद की समय सीमा बढ़ाकर जो उन्होंने 31 जनवरी तक बढ़ाने की मांग की थी, 31 जनवरी तक हम बढ़ा रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने भी 4 फरवरी तक सोयाबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए ये मांग की है। तो राजस्थान में 4 फरवरी तक सोयाबीन की खरीद जारी रहेगी। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भूमि संसाधन विभाग की ओर से 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च होगी और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए और मिट्टी के संरक्षण के साथ ही भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए ये वाटरशेड उपयोगी होंगे। उन्होंने कहा कि हर सोमवार को देश में कृषि की स्थिति पर समीक्षा की जाएगी। तेलंगाना ने अतिरिक्त कुछ खरीद करने की जो उनका सीमा तय थी उससे और ज्यादा बढ़ाए जाने की मांग की थी, तो वो भी 25,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त खरीदी का लक्ष्य भी उनका बढ़ाया गया था। तो सोयाबीन की खरीद अभी लगातार जारी है। वाटरशेड विकास की परियोजनाओं को जिसमें 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च होगी और अंततः मिट्टी के कटाव रोकने के लिए और जल संरक्षण के लिए और भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए ये वाटरशेड का उपयोग होगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र की सहायक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। इसमें मधुमक्खी पालन भी शामिल है। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण के साथ ही अनुदान भी दिया जाता है। बीते कुछ वर्षों में शहद की डिमांड भी देश और विदेशों में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण है इसके औषधीय गुण। मांग बढ़ने से किसानों को इसके भाव भी अच्छे मिल रहे हैं, जिससे किसानों की रुचि भी मधुमक्खी पालन की ओर बढ़ी है, जिसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शहद उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को अतिरिक्त आमदनी का माध्यम मुहैया करने के लिए कृषि महाविद्यालय में किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंबिकापुर कृषि महाविद्यालय में मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण करने आए किसानों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर 3 नस्लों की मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, जिसमें पहला है इटालियन, जो कि 15 से 20 दिनों में एक पेटी में 6 से 7 किलो तक शहद का उत्पादन करती है, जिसका शहद बाजार में 500 से 600 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। दूसरी नस्ल है देशी एशियाई प्रजाति, जिसे आम बोलचाल में सतघरवा मधुमक्खी भी कहते हैं। इसका उत्पादन कम है और ये 2 से 3 किलो शहद ही देती है। तीसरी नस्ल है डंकहीन मधुमक्खी। इस मधुमक्खी के शहद का उत्पादन एक पेटी में 20 दिन में मात्र 1 पाव ही होता है, लेकिन इसमें औषधीय गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बाजार में मूल्य भी काफ़ी अधिक मिलता है। और भारत सरकार की ओर से बुंदेलखंड के कठिया गेहूं का जीआई टैग जारी किया गया है। इसके मिल जाने के बाद से कठिया गेहूं से बनाए जाने वाले दलिये की मांग तेजी से बढ़ी है। खासतौर पर दिल्ली और कोलकाता के लोगों को कठिया गेहूं का दलिया खूब पसंद आ रहा है। मांग बढ़ने के साथ ही कठिया गेहूं का उत्पादन करने वाले किसानों को अच्छा मुनाफा भी हो रहा है, जिसके चलते इसकी खेती करने वाले किसानों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। जीआई टैग मिलने के बाद यहाँ के कठिया गेहूं से बनने दलिये की मांग दिल्ली और कोलकाता में तेजी से बढ़ रही है।
सबसे पहले जिले के 3 किसानों ने कठिया गेहूं का उत्पादन शुरू किया था, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 150 पर पहुंच गई है। कठिया गेहूं के उत्पादन के लिए किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों की ओर से उत्पादन की विधि का प्रशिक्षण भी किसानों को दिया जा रहा है। कठिया गेहूं में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट समेत पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है। इसका दलिया खाने से शुगर और बीपी कंट्रोल में रहता है। कठिया गेहूं से बने उत्पाद शीघ्र पचने वाले होते हैं, साथ ही इसमें रोग अवरोधी क्षमता भी ज्यादा होती है। यही वजह है कि इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला ओडिशा 34वां राज्य बन गया है। सोमवार को दिल्ली में भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और ओडिशा सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, जुएल ओराम और ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव उपस्थित रहे। ओडिशा में आयुष्मान भारत लागू होने से वहां के 67 लाख से अधिक परिवार और 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को फायदा होगा। We believe in cooperative federalism, लेकिन वो हठ योग ने उड़ीसा को लंबे समय तक वंचित रखा। आज जब उत्तरायण का प्रारंभ हो रहा है तो शायद उड़ीसा में भी उत्तरायण से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आज उस पल पर पहुंच चुके हैं जहां कि हम विकास की दृष्टि से मुख्य धारा में उड़ीसा को ला सकेंगे। और इस दृष्टि से और जो जुएल साहब ने कहा कि एमसीसी लग गया, तो मुझे लगता है कि समय पर उड़ीसा को समझ में आया है, दूर वो भी नहीं है जब दिल्ली भी इसमें शामिल हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जम्मू कश्मीर के लिए एक सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया, जिससे कश्मीर और सोनमर्ग के बीच सर्दी और बर्फबारी के बीच भी संपर्क बना रहेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका फायदा यहाँ के नौजवानों, किसानों, बागबानों, दुकानदारों, कारोबारियों सबको ही होगा। यहाँ अलग अलग इंडस्ट्री के लोग करीब 13,000 करोड़ रुपए लगाने जा रहे हैं। इससे हजारों नौजवानों को यहाँ पर नौकरी मिलेगी। आपको बता दें कि ये टनल श्रीनगर लेह हाईवे पर श्रीनगर से करीब 69 किलोमीटर दूर कुलन गांव से शुरू होती है और सोनमर्ग के शुटकड़ी गांव पर खत्म होती है। टनल की लंबाई 6.4 किलोमीटर है। इस टनल में सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक स्कीप टनल और वेंटिलेशन टनल भी बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक भी अब काफ़ी बेहतर तरीके से काम करने लगे हैं। बीते 4 साल में जम्मू कश्मीर बैंक का बिजनेस 1,60,000 करोड़ से बढ़कर 2,30,000 करोड़ रुपए हो गया है। यानी इस बैंक का बिजनेस बढ़ रहा है, लोन देने की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर बैंक भी अब काफी बेहतर तरीके से काम करने लगा है। बीते 4 साल में जम्मू कश्मीर बैंक का बिजनेस 1,60,000 करोड़ से बढ़कर 2,30,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी इस बैंक का बिजनेस बढ़ रहा है, लोन देने की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। इसका फायदा यहां के नौजवानों, किसानों, बागवानों, दुकानदारों, कारोबारियों सबको हो रहा है। बीते 10 सालों में जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का जो माहौल बना है, उसका फायदा हम पहले ही टूरिज्म सेक्टर में देख रहे हैं। साल 2024 में 2 करोड़ से अधिक टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए हैं। यहां सोनमर्ग में भी 10 साल में 6 गुना ज्यादा टूरिस्ट बढ़े हैं। इसका लाभ आप लोगों को हुआ है, आवाम को हुआ है, होटल वालों, होम स्टे वालों,
ढाबा वालों, कपड़े की दुकान वालों, टैक्सी वालों, सभी को हुआ है। फसलों का त्योहार मकर संक्रांति आज देश भर के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति का पर्व हेमंत ऋतु की समाप्ति खत्म होकर शिशिर ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है और इस दिन से दिवस की अवधि बढ़ने लगती है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को संक्रांति कहा जाता है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है, यानी उसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाती है। इस त्यौहार को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में भोगाली बिहू और पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को नई ऊर्जा, नई फसल और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इस दिन खिचड़ी बनाने और दान करने की परंपरा भी विशेष महत्व रखती है। इस दिन तिल और गुड़ की बनी मिठाई बांटी जाती है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। सोमवार को मंडियों में धान की आवक सामान्य से कम रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो एकमत नेट के मुताबिक गुजरात की देवगढ़ बाड़िया मंडी में 11 जनवरी को धान का भाव रहा 1580 रुपए, जो कि 13 जनवरी को बिना किसी बदलाव के 1580 रुपए पर टिका रहा। केरल के पुलपल्ली मंडी में 11 जनवरी को धान का भाव रहा 2350 रुपए, जो कि 13 जनवरी को 30 रुपए लुढ़क कर 2320 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की बिसौली मंडी में 11 जनवरी को धान की खरीद 2300 रुपए पर हुई, जबकि 13 जनवरी को यहां इसका भाव 300 रुपए टूट कर 2000 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की आनंद नगर मंडी में 13 जनवरी को धान का कारोबार 2330 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 30 दिसंबर 2024 को रबी फसलों की बुआई के ताजे आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी फसलों में शामिल धान की बुआई अब तक 14,37,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी धान की खेती 13,61,000 हेक्टेयर में हुई थी। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की खरीफ पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में खरीफ धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,199,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के 1,132,59,000 टन की तुलना में 66,75,000 टन की बढ़त को दर्शाता है। मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एकमार नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 11 जनवरी को आलू का भाव रहा 1,850 रुपए, जो कि 13 जनवरी को 50 रुपए टूट कर 1,800 रुपए हो गया। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान आलू के सौदे स्थिर भाव पर हुए। 11 जनवरी को यहां आलू का भाव रहा 900 रुपए, जो कि 13 जनवरी को भी 900 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में आलू की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहां 11 जनवरी को इसका भाव रहा 1,400 रुपए, जो कि 13 जनवरी को 100 रुपए बढ़कर 1,500 रुपए पर पहुंच गया। जबकि उत्तर प्रदेश की बाराबंकी मंडी में आलू कमजोरी के साथ बिका। यहाँ 13 जनवरी को आलू का भाव 35 रुपए टूट कर 1,260 रुपए से 1,225 रुपए पर आ गया। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570,49,000 टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार
लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में सब्जियों की नर्सरी में मल्चिंग करें ताकि ठंड की वजह से नर्सरी खराब ना हो। साथ ही शाम के समय हल्की सिंचाई करना भी उचित रहेगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार इलाके में चने की फसल में उस समय सिंचाई करना जरूरी हो जाता है जब पौधों की शाखाओं का विकास हो रहा हो या उसमें फूल आने लगे हो या फसल में दाना भरने का समय आ गया हो। सही समय पर फसलों को उर्वरक और सिंचाई मिलना बेहद जरूरी है ताकि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में गेहूं और सरसों के खेतों में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा वाले पठार इलाके में शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए सरसों की फसल में सिंचाई करें। यहां के किसान इन दिनों कपास की चुनाई जारी रखें। मध्य प्रदेश की निमाड़ घाटी वाले क्षेत्र में प्याज की रोपाई का काम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के किसान अरहर की कटाई का काम करें। कोंकण में इन दिनों तैयार काली मिर्च की कटाई या तुड़ाई का काम सावधानी पूर्वक करें। कोंकण के किसान हल्दी की खुदाई का काम भी करते रहे। मध्य महाराष्ट्र में भी हल्दी खुदाई का काम करें। इस समय विदर्भ के किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली और तिल की बुवाई कर सकते हैं। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाकों में गेहूं, मक्का और सरसों की फसल को कम तापमान से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें। दक्षिणी बिहार के किसान टमाटर, मटर और आलू की फसल को कम तापमान में खराब होने से बचाने के लिए जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें। इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। और अब खबरें खास खबर से। जिले की मुख्यमंत्री आतिशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव प्रचार में पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार के सरकारी वाहन के इस्तेमाल को लेकर आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले कल आतिशी रोड शो में देरी होने की वजह से नामांकन दाखिल नहीं कर सकी थी। कांग्रेस नेता और नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कोई एक काम बताएं जो उन्होंने अपने स्वार्थ के अलावा किया हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव बादली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कल दोपहर 12 बजे अपना नामांकन भरेंगे।
भूतपूर्व सैनिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए आज आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया जाता है। ये दिन हमारे पूर्व सैनिकों को धन्यवाद देने का दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू के अखनूर में आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। यहाँ दिन ब दिन ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखा जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर और कोहरे के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों का परिचालन देरी से हो रहा है। कुछ ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।